Hello everyone, welcome you again in the next and last lecture of मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट। एज यू नो कि हम यहाँ पे समरी को डिस्कस कर रहे थे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 की। ये समरी की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर बाकी सारे पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो। ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का ये सेकेंड पार्ट है। बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हमने डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया था, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 को, जो बात करता है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसके बाद आप सेकेंड पार्ट पे आइएगा। और इसके अलावा जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 है, इस पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बना रखा है, जो कि फर्स्ट लेक्चर है आपका। फर्स्ट लेक्चर में हम केवल 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उसी को डिस्कस किया है। तो वो भी आप देखिए, काफ़ी कुछ हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर दिया है। इससे रिलेटेड आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी के दे रहे हो, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के जो भी आरटीओ के एग्जाम्स आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट सेक्शन है, दैट इज 156 इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली इस पॉइंट में या पूरे सेक्शन में जो हमारा थर्ड पार्टी है उसके राइट्स को बेसिकली इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है अगर वो इशू नहीं किया गया है, तो आपने आगे पढ़ा होगा कि अगर सर्टिफिकेट जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है अगर वो इशू नहीं किया गया है तो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनती है, वो कंपनसेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि अगर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है इंश्योर्ड पर्सन को बाय द इंश्योरर, देन अब आगे के केस में कहा गया है, इसका जो सब क्लॉज ए है कि जो इंश्योरेंस की डिस्क्रिप्शन की जो पॉलिसी है अगर वो सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया गया है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको बाय द इंश्योरर, तो भी जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं, जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं, मतलब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एक्सेप्ट देन द इंश्योर्ड पर्सन, बाकी जो अदर लोग हैं मतलब जो थर्ड पार्टी है उसके जो भी राइट्स हैं वो कंफर्म्ड रहेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी क्लेम करता है इवन दो डिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है, फिर भी इसके राइट्स रिमेन रहेंगे। जो भी क्लेम होगा वो इंश्योरर को या फिर इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन को, दोनों में से किसी एक को पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केस में आपने देखा है कभी इंश्योरर भरेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी भरेगी अगर सब कुछ लीगल रहेगा। अगर मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन है वो ड्रिंक करके व्हीकल चला रहा है और किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो उस केस में पैसा कौन भरेगा? इंश्योर्ड पर्सन भरेगा या व्हीकल का जो ओनर है वो भरेगा। तो दोनों में से कोई फील करेगा। जो भी लाइबिलिटीज है, जो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है, वो किसी भी सीक्वेंस में चाहे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू है नॉट इशू है, वो इफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है और वहां पे कोई ऐसी कंडीशंस है जो फेवरेबल नहीं है, किसके फेवर में? मतलब थर्ड पार्टी अगर क्लेम करती है और उसके फेवर में नहीं है, कोई भी ऐसा क्लॉज है, कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो इनके फेवर में नहीं है, तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट देन द इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो भी ओनर है उसको छोड़ के बाकी जो थर्ड पार्टी है उसके लिए जो भी लाइबिलिटी या राइट्स होंगे वो एज इट इज होंगे। जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के लाइबिलिटीज और राइट्स बनते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, वही होंगे, इवन दो जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां पे कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस मेंशन है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट जो सेक्शन है, दैट इज 157 ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर होता है। अगर आपकी व्हीकल है वो ट्रांसफर हो गई किसी को या आपने व्हीकल सेल कर दिया, तो जो भी आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो भी जिसको आपने सेल किया है, अगर उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं, तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा और सेम लाइबिलिटी के साथ ट्रांसफर होगा। लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे टाइम दिया गया है कि जिसको भी आपने ये ट्रांसफर किए हैं, जिसको व्हीकल के हम केस ले लेते हैं, मान लीजिए व्हीकल आपने सेल कर दिया, तो जिसको भी व्हीकल आपने सेल किया है वो आदमी 14 डेज के अंदर एक डिफाइंड फॉर्मेट में जो भी हमारा इंश्योरर है, इंश्योरर के पास एप्लीकेशन देगा, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उसमें, चाहे नाम हो, एड्रेस हो, व्हाटएवर दैट, वो रिक्वायर्ड चेंजेस वो करवा लेंगे अपने
ट्रांसफर सर्टिफिकेट में। बेसिकली कौन सा ट्रांसफर सर्टिफिकेट? जो आपका इंश्योरेंस का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, मतलब इंश्योरेंस जो ट्रांसफर हुआ है उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो करवा लेंगे बाय द एप्लीकेशन विद इन द 14 डेज। तो ये दिन आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज सेक्शन 158, प्रोडक्शन ऑफ सर्टन सर्टिफिकेट लाइसेंस परमिट इन द सर्टन केसेस। तो डेफिनेटली ये राइट्स होता है, जो भी हमारी वहां पे अथॉरिटी है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे तो जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी वहां पे वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ये उसका राइट्स होता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस करने होते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उस केस में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहां पे प्रोड्यूस करना होता है। इसके साथ साथ अगर आपके व्हीकल को किसी भी एक्ट के थ्रू एग्जम्प्ट किया गया है तो आप उसका एथोराइजेशन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करोगे। अगर आप ये कहते हो कि आपके व्हीकल को इससे एग्जम्प्ट किया गया है, सपोज करिए कोई भी व्हीकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल को इंश्योरेंस रखने से एग्जम्प्ट किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, उनको एक एथोराइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है, या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको एग्जम्प्ट किया गया है तो उनको एक एथोराइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है कि इनको बेसिकली इस सेक्शन से या फिर इस चैप्टर से एग्जम्प्ट किया गया है, तो वो आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इसका सब क्लॉज 2 है, सपोज कर लिए कि आपके व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आफ्टर द एक्सीडेंट आपसे क्या ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं बेसिकली कि आपने किसी लॉ को वायलेट तो नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि आपने अगर किसी लॉ को वायलेट किया है तो उस टाइम पे जो लाइबिलिटी के चार्जेस होते हैं वो आपके ऊपर आ जाते हैं, और बाद में वो सेक्शंस भी आएंगे जिसमें जो अभी इंश्योर्ड पर्सन है, जो ओनर है, या फिर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय पे क्या क्या पर्टिकुलर से क्या डिटेल थी, जिससे वो फिक्स कर पाए कि ये लाइबिलिटी किसकी बनती है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी मांगा जाता है और उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो सेक्शन है 158 का जो क्लॉज 2 है, ये आपको ये राइट देता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जा रहे हैं ऑफिसर्स के द्वारा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पुलिस स्टेशन में भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ राइट अंडर द सेक्शन 158 टू द सब सेक्शन 2 कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पुलिस के स्टेशन में, पुलिस ऑफिस में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जो इसका सब सेक्शन 3 है ये भी आपको राइट्स देता है, तो ये सब सेक्शन 2 और 3 आप याद रखना। कभी भी आपसे डिमांड किया जाता है इस टाइप से या फिर कहीं भी आपको पेनल्टीज लगाई, देखिए ये पेनल्टीज तो लगाई जा सकती है आपके, बट हम यहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ या बॉडी इंजरी की बात कर रहे हैं। अब आपके ऊपर वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट नहीं होने का फाइन लगाते हैं तो वो आपके ऊपर लगा सकते हैं कि प्रेजेंटली आपके पास वो नहीं है, बट इस केस में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कन्विक्टेड हो गए। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कन्विक्शन कर दिया जाएगा कि चलो भाई अब इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव कर रहे थे, इसलिए कन्विक्शन आपके ऊपर आता है। अब जो आदमी मरा है उसको 5 लाख रुपीज आप पे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट नहीं होने के बाद तुरंत आपके ऊपर कन्विक्शन दे दिया जाएगा। दिस इज द राइट टू यू कि आपके पास 7 डेज हैं, 7 डेज के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी पुलिस ऑफिसर ने रिकमेंड किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पुलिस ऑफिसर के सामने इन पुलिस स्टेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपको राइट्स देता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कन्विक्टेड हो गए हो और सारे पैसे आप पे करोगे। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि जिस राइट की हम बात कर रहे थे वो सारे राइट्स आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर को नहीं मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके पास हो, आप किसी रोजगार में इन्वॉल्व हो, तो वो सारे राइट्स आपके नहीं मिलेंगे। यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड होने चाहिए जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो सब क्लॉज 4 है, अगेन मोटर व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो या फिर इनके बिहाफ पे किसी को एम्पावर किया गया हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि जो पुलिस ऑफिसर है या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये पता चल पाए कि आपने जो सेक्शन 146 है उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं किया है। सेक्शन 146 है कि एग्जैक्टली नेसेसिटी ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब वो इन शॉर्ट ये चेक कर सकता है, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आपका सबसेक्शन 5 है,
यहाँ पे बेसिकली इसको डिफाइन किया गया, प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मतलब होता है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको प्रोड्यूस करना है, जो भी मेंशन किया गया हमारे सेक्शन 146 में। 146 क्या कहता है, आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो बहुत बार बहुत केस में क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस करवाए हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कवर लेटर है, एक्सपायर कर चुका है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी होती है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें बेसिकली मेंशन है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज न्यूली इंसर्टेड, ये नया नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज 159 इंफॉर्मेशन टू गिवन रिगार्डिंग द एक्सीडेंट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन द रोड सेफ्टी का स्टेटमेंट याद हो, मैंने कई बार कोट किए थे कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ था, उसके एनालिसिस के बाद जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ था उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, क्या अरेंजमेंट किया गया, साइंस का कैसे यूज किया गया, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया गया कि हम एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर पाए, ये सारा चीज करना था। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था, तो उसी के रिगार्डिंग इसको न्यूली इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, एक तो आपके एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, वो सारी डिटेल्स आपके पास मिल जाती हैं, और ये जो डिटेल्स होती है ये बेसिकली जो क्लेम होता है उसको भी सेटल करने में जो क्लेम ट्रिब्यूनल होता है उसकी हेल्प करती है, ताकि कम टाइम में सारा क्लेम सेटल हो पाए। तो बेसिकली वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। पुलिस ऑफिसर सेल मेक अ रिपोर्ट और इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बनाएंगे जो भी एक्सीडेंट हुआ है उस पे, और ये पूरी डिटेल रिपोर्ट 3 मंथ में कंप्लीट करना होता है, और ये पर्टिकुलर सबमिट करना होता है क्लेम ट्रिब्यूनल के पास, जिससे सेटलमेंट जल्दी हो पाए। और दूसरी चीज हम ये भी रिसर्च कर पाए कि एक्सीडेंट कब क्यों हुआ था, और इन फ्यूचर इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 160 ड्यू टू द फर्निश ऑफ particulars of the vehicle involved in the accident। अगर कोई व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड जानकारी देने का कर्तव्य। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है या पुलिस स्टेशन, जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कोई भी आदमी जो इंटाइटल्ड है, जो क्लेम कर रहा है, यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर रहा है इन द एक्सीडेंट, और उसको कोई भी जानकारी चाहिए बेसिकली एक्सीडेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है उनके एड्रेस से रिलेटेड, उनके नेम से रिलेटेड, जो भी एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड। तो जो भी ऑफिसर है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो भी इंश्योरर है, या फिर जो भी अथॉरिटी है वहां पे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन वो जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, उसको प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 161 स्पेशल प्रोविजन एज टू कंपनसेशन इन केस ऑफ द हिट एंड रन। ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मैं 5 स्टार देता हूं, आप इसको ध्यान रखना। सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना, किसके बारे में बात करता है वो भी आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। Notwithstanding anything continued in the any other law, the time being force or any instrument having the force of law, किसी भी लॉ को होते हुए, यहाँ पे इन शॉर्ट इस पूरे लाइन का मीनिंग यही है कि किसी भी लॉ के होते हुए, चाहे वो इस जो सेक्शन है हमारा 161 इसके कंट्ररी क्यों ना हो, इसके अपोजिट क्यों ना हो, कोई भी लॉ हो, उस लॉ के होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड अ पेइंग इन द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है इसके एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट पे कैसे किया जाएगा हिट एंड रन केस में, उससे रिलेटेड स्कीम बनाएगी, और वो सारी स्कीम आपके सब सेक्शन 3 में मेंशन्ड है, चाहे वो केस डेथ की हो या फिर सीवियर इंजरी की हो, इस केस में किस तरीके से पे किया जाएगा उसकी स्कीम बेसिकली सब सेक्शन 3 में आगे आपको मिलेगी, मेंशन किया गया है। तो किसी भी कॉन्ट्ररी लॉ के होते हुए भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 में मेंशन किया है उसी हिसाब से यहाँ पे डेथ या इंजरी में पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सब सेक्शन 2 है, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्कीम मेड अंडर द सब सेक्शन 3 शैल बी पेड एज द कंपनसेशन। डेफिनेटली यही बात यहाँ पे कही गई है, और यहाँ पे 2 सब क्लॉज ऐड किए गए हैं, और इस सब क्लॉज में कंपनसेशन की बात की गई है इन द केस ऑफ हिट एंड रन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हिट एंड रन केस बेसिकली होता क्या है। हिट एंड रन केस मतलब कोई आदमी किसी का एक्सीडेंट करके फरार हो जाता है, और ये जो एक्सीडेंट करने वाली व्हीकल है इसका पता नहीं चल पाता है इवन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कि ये जो व्हीकल एक्सीडेंट की है ये किसकी है, कौन सी व्हीकल है, कहाँ पे गई एक्सीडेंट करने के बाद, क्या हुआ, व्हाट एवर दैट,
बशर्ते इस व्हीकल को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है या इस व्हीकल को ओनर को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तो इस केस को हम कहेंगे हिट एंड रन केस। और इस केस में जो लाइबिलिटीज बनती है, अगर कोई आदमी किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको पे किया जाएगा 2 लाख रुपीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपनसेशन का, आप इसको याद रख लेना। किस केस में है ये? हिट एंड रन केस में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करिए ये पता चल गया कि ये व्हीकल किसकी है, तो उस केस में अगर ये आदमी की डेथ होती है तो वहां पे 5 लाख पे करना होगा, चाहे वो ये आदमी ओनर पे करे चाहे इंश्योरेंस कंपनी पे करे, जो भी पे करे, जैसी सिचुएशन होगी। उस केस में अगर व्हीकल का पता चलता है तो 5 लाख रुपीज होगा। अगर व्हीकल का पता नहीं चलता है तो ये कितना होगा? 2 लाख रुपीज। अगर आपको सीवियर इंजरी हो जाती है तो इंजरी की केस में ये अमाउंट है 50,000 रुपीज। हिट एंड रन केस में मतलब आप एक्सीडेंट करके फरार हो गए और आपका पता नहीं लगाया जा सकता तो वहां पे 50,000 रुपीज है। अगर पता लगाया जा सकता है, मतलब पता चल गया, तो वो 2.5 लाख रुपीज होगा, चाहे व्हीकल का ओनर पे करेगा या अगेन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये सेटलमेंट के बाद पता चलेगा। अब जो हम पॉइंट 3 की बात कर रहे थे, क्लॉज 3 की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी, बेसिकली एक स्कीम बनाएगी इससे रिलेटेड, एडमिनिस्टर करेगा जो बेसिकली ये सारी चीजें हिट एंड रन केस से रिलेटेड। और हिट एंड रन केस से रिलेटेड इतनी स्कीम बनाने की जरूरत क्यों है? देखो ये पहली बार इंसर्ट किया गया है और यहाँ पे आप जब ओनर का पता नहीं है, गाड़ी का पता नहीं है, तो किसका इंश्योरेंस था वो भी पता नहीं है, तो पैसे कौन पे करेगा? तो पैसे पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए एक फंड बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो फंड रेज कहां से किया जाएगा, फंड को मैनेज कौन करेगा, उसको ऑडिट कौन करेगा, ये सारी जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेट करना। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? स्कीम बनाएगी और उस स्कीम को मॉनिटर करेगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। अब ये ध्यान रख लेना कि जो भी आपका फंड है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग है, जो जनरल इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी वो अलग है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और किस तरीके से ये मैनेज किया जाएगा, कितने ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे, वो ऑफिसर कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे जब उनके पास क्लेम आएगा, कैसे उन सारी चीजों को सेटल डाउन करेंगे, ये सारी स्कीम यहाँ पे बनाई जाएगी। जो क्लेमेंट होगा वो कैसे फॉर्म भरेगा, किसके पास एप्लीकेशन देगा, कैसे एप्लीकेशन देगा, ये सारी चीजें इस स्कीम में बेसिकली मेंशन किया जाएगा। तो एक प्रॉपर स्कीम होगी, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यहाँ पे आपका सब क्लॉज 4 है, स्कीम मेड अंडर द सबसेक्शन 3 में प्रोवाइडेड, क्या क्या वहां पे दिया गया होगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो सब क्लॉज ए है हमारे सब सेक्शन 4 का, दैट इज पेमेंट ऑफ द सच सम एज में प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे प्रेस्क्राइब करती है जितने पेमेंट के लिए, जितने कंपनसेशन के लिए, वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है। हमने यहाँ पे देख भी लिया कि 2 लाख रुपीज पेमेंट करना है, तो बेसिकली ये जो कंपनसेशन की पेमेंट है उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सब क्लॉज बी है, तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिट एंड रन केस में, जो भी यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं, अगर उस प्रोविजन को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको अप टू 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो उसके ऊपर फाइन लगाई जाएगी, दैट इज 25,000 रुपीज, और ये एक्सटेंड हो सकती है अप टू 5 लाख रुपीज, या आपको जेल या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी लॉ के कॉन्ट्रवेंशन के बाद किसी भी तरफ से हो, दैट इज नॉट अ मैटर। नेक्स्ट जो आपका सबसेक्शन सी है, यहाँ पे जो भी पावर, फंक्शन, ड्यूटी जो भी कंफर्म किया जाता है किसी भी ऑफिसर को, ये सारी चीजें प्रायर राइटिंग अप्रूवल में होनी चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो सेक्शन है 162 स्कीम फॉर द गोल्डन आवर। उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा कि गोल्डन आवर बेसिकली होता क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है ये सारी चीजें। तो कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं गोल्डन आवर में, वो सभी को फॉलो करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी कंटेम्परेरी लॉ के होते हुए भी, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज के लॉज हों, बेसिकली इसकी बात यहाँ पे इसलिए की गई है कि हो सकता है वहां पे कुछ चीजें ऐसी मेंशन हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कंपनसेशन के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोल्डन आवर की। यहाँ पे जो गोल्डन आवर है बेसिकली यहाँ पे जो कंपनसेशन होगा
वो इंश्योरेंस कंपनी को, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में अपना इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रही है, तो उसको मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से पे करना होगा, ना कि जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो एक्ट है उसमें जो मेंशन किया गया है उसके हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो भी गोल्डन आवर होता है उसमें कोई भी मतलब पैसे की क्राइसिस नहीं हो, मनी क्राइसिस नहीं हो, आदमी का ट्रीटमेंट ब्रेकडाउन ना हो, इस चीज का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जो भी ट्रीटमेंट होगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम का इंक्लूडिंग द गोल्डन आवर, उसके लिए जो भी पेमेंट का प्रोसीजर होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। और किसी लॉ में क्या मेंशन किया गया है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ओनली द थिंग इज वैलिड दैट जो यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन किया गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि गोल्डन आवर में मान लीजिए कोई हिट एंड रन केस है, कोई आदमी हिट करके फरार हो गया, तो वहां पे तो नहीं पता इंश्योरेंस कंपनी कौन है, ओनर का भी नहीं पता। तो उस केस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कैशलेस ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करवाएगी। मतलब जो भी विक्टिम है उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, और ये पैसा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो जो यहाँ पे गुड समैरिटन होते हैं वो लेके जाते हैं। इससे पहले क्या था कि हॉस्पिटल वाले को पैसे पे करना पड़ता था, तो कोई आदमी हेल्प नहीं करना चाहता था। तो वहां पे बेसिकली इस चीज को भी यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की गई है कि अगर पैसा नहीं पे करना होगा, कोई लाइबिलिटी अगर नहीं रहेगी गुड समैरिटन के पास, तो कोई भी आदमी हेल्प करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं हो सकती जो हेल्प कर रहा है, उससे कोई डॉक्टर पैसा नहीं मांग सकता, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इवन उसके पास इतना राइट है कि अगर वो नहीं बताना चाहता है पुलिस को, तो पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो ये सारे राइट्स दिए गए हैं बेसिकली हमारे गुड समैरिटन को। तो उसी की यहाँ पे बात की गई है कि ये चीजें बूस्ट करती हैं कि लोग गुड समैरिटन बन के सामने आएंगे और लोगों का हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 163, रिफंड इन द सर्टेन केस ऑफ द कंपनसेशन पेड अंडर द सेक्शन 161। 161 क्या है? हिट एंड रन केस है। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी लाइबिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश किया गया है हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर की जो लाइबिलिटीज हैं उनको। ये कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी को रिफंड दिया जा सकता है कुछ केसेज में। वो कौन से केसेज होंगी जिनमें इंश्योरेंस कंपनी को बेसिकली रिफंड दिया जाएगा? अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आ सकता है कि जो 161 सेक्शन है वो तो बात करता है हिट एंड रन केस में, जिसमें पता ही नहीं चला कि किसने एक्सीडेंट करके फरार है, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी कैसे आ गई? बेसिकली जो वहां पे पेमेंट होती है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही होती है। भले उसका जो प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है, हमारे मोटर व्हीकल फंड के अंदर वो सारी चीजें आती है, बट वहां पे भी एक इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होती है। जो हिट एंड रन केस के विक्टिम है उनका पहले से मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली उनकी बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सपोज करिए हिट एंड रन केस में कोई आदमी है जिसको कंपनसेट किया गया है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और इसी आदमी को किसी और इंश्योरेंस के थ्रू अगर ये मेडिकल कंपनसेट किया जाता है, मतलब उसका एक्सीडेंट को कंपनसेट किया जाता है। एग्जांपल के लिए समझे कि सपोज इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और इसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो अब ये कंपनी के पास भी ये क्लेम कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सेक्शन 161 के हिसाब से भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पे कर रही है ट्रीटमेंट के लिए, और यहाँ पे इसके पास क्लेम है ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी में एक्सीडेंटल क्लेम, ये यहाँ से भी पैसा ले रहा है। मतलब एक केस के लिए दो जगह से पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ से इसको पैसा मिला है तो जो भी इंश्योरेर है यहाँ पे उसको पैसा ये वापस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यही बात है, थॉरोली मैंने आपको बता दिया बेसिकली ये सेक्शन किसकी बात करता है। सेक्शन 2 है, अगेन यहाँ पे कंपनसेशन की बात की गई है। अगर डबल कंपनसेशन हुआ है तो अगेन यहाँ पे रिफंड की बात की गई है कि सपोज करिए कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट होता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको सीवियर इंजरी हो जाती है। अब इस आदमी को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेक्शन 161 को छोड़ के, सेक्शन 161 मतलब हिट एंड रन केस को छोड़ के किसी और सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे इस आदमी को पेमेंट किया जाता है। समझ रहे हो आप? अगर नहीं समझ रहे तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ और ये केस हिट एंड रन केस नहीं है। यहाँ पे व्हीकल वाले का पता चल गया कि इसके पास इंश्योरेंस भी है, चाहे वो ओनर चाहे इंश्योरेंस कंपनी इस आदमी को पे कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए भी, या चाहे जो भी कंपनसेशन बनता है वो इसको पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर जो अदर अथॉरिटी हैं या जो कोर्ट हैं वो लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं ये जो आदमी है इसके पास इसी केस के लिए
अंडर 161 मतलब 61 161 मतलब हिट एंड रन केस में भी तो इसको पेमेंट नहीं मिला है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि इस आदमी को दो जगह से पेमेंट मिल रही है, एक तो इसने क्लेम कर दिया रन एंड हिट केस में, वहां से भी इसको पेमेंट मिल गई, और दूसरी चूंकि ये रन एंड हिट केस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पता है एक्सीडेंट किसने किया और यहाँ से भी पेमेंट आ रही है, तो ये जस्टिफाई किया जाएगा हमारे क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट या अदर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो देखेंगी कि इस आदमी को डबल जगह से पेमेंट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो जो भी 161 का पेमेंट है, जो भी हमारा इंश्योरर है, ये उसको वापस किया जाएगा, मतलब ये अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट सब क्लॉज बी है, यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि हिट एंड रन केस में किन एप्लीकेशंस को पेंडिंग में कहा जाएगा, कि कौन कौन सा एप्लीकेशन पेंडिंग में है। अगर कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है तो उसको भी माना जाएगा कि वो अभी पेंडिंग में है, या कहीं पे पेमेंट जो हुई है वो डिसबर्स नहीं हुई है तो उसको भी पेंडिंग में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 164, पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ द डेथ और ग्रेवियस हर्ट, मतलब सीवियर इंजरी के केस में कैसे पेमेंट किया जाएगा। तो किसी भी कंपलसरी लॉ को होते हुए भी जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में चीजें मेंशन की गई हैं उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। ये पेमेंट कौन करेगा, ये पेमेंट ओनर कर सकता है या फिर जो इंश्योरर है वो करेगा, मतलब जो बीमा करता कंपनी है वो करेगी, डिपेंड करता है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ये कोई आदमी है और ये इस आदमी का एक्सीडेंट कर देता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ये आदमी की डेथ हो जाती है। अब इसको 5 लाख रुपीज पे करना है। इस आदमी के पास सब कुछ है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी बुक है, कोई किसी भी लॉ को इसने ब्रेक नहीं किया है। जो भी मेंशन किया गया था इससे पहले हमने देखा था कि कौन कौन से केस में हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है खुद को डिफेंड कर सकती है कि वो बेसिकली इस इंश्योरेंस को पे नहीं करेगी, इस लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगी। वो सारी चीजें अगर यहाँ पे नहीं बनती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे 5 लाख रुपीज पे करेगी। अब सपोज करिए ये जो भाई साहब हैं ये घोड़े पे सवार है, मतलब इन्होंने ड्रिंक कर लिया और इन्होंने इसका एक्सीडेंट कर दिया, और ये चीज प्रूफ हो जाती है इन्वेस्टिगेशन में कि जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक किया था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, खुद को कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में डिफेंड कर लेगी, और ये प्रूव हो जाएगा तो इनको क्या करेगा, इनको 5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चाहे ये पैसा ओनर पे करे या फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करे, अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पे 5 लाख रुपीज पे करना होगा। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, सीवियर इंजरी हो जाती है, तो उसको 2,50,000 रुपीज पे करना होगा। तो बेसिकली 2.5 लाख रुपीज वहां पे उसको पे करना होगा। और ये जो पेमेंट है इसके लिए जो भी क्लेम करने वाला है उसको कोई अपील नहीं करनी है, मतलब कोई वकालत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली भाई आपने एक्सीडेंट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन है तो, या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होता है कि ओनर को पे करना है तो ओनर पे करेगा। सिंपल जैसे पहले चलता था, बहुत लंबा चौड़ा मुकदमा चल रहा है, करना है केस, ये वो सारी चीजें को यहाँ पे हटाया गया है, मिनिमाइज किया गया है। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है बस ये होगी कि यहाँ पे किसको करना है, इंश्योरर को पे करना है या फिर ओनर को पे करना है। जिसको भी प्रूफ होता है, जिसको भी पे करना है वो पे करेंगे। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 3 है, अगेन यहाँ पे कंपनसेशन को रिफंड करने की बात की गई है कि जो भी क्लेमेंट है जिसको कंपनसेशन मिला है, अगर सेम एक्सीडेंट के लिए अगर उसको कहीं और से कंपनसेशन मिलता है तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनसेशन है इस एक्ट का उसको क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट। जितना अमाउंट अगर पूरा मिला है तो रिफंड किया जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं से 3 लाख रुपीज मिले हैं, यहाँ पे 5 लाख रुपीज देना था तो इन्होंने 5 लाख जो दिए हैं उसमें से 3 लाख रुपीज रिफंड कर दी जाएगी। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको किसी भी और लॉ से अगर उसी एक्सीडेंट के लिए पैसे मिलते हैं तो ये टोटल पैसे मिलके आपको मोटर व्हीकल एक्ट का जो पेमेंट है उतने होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे आपको ये पैसे रिफंड करने होंगे इंश्योरर को। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज 164A फॉर द इंटरिम रिलीफ टू द क्लेमेंट। जो भी यहाँ पे दावेदार है जो क्लेम करता है, जिसको इंश्योरेंस बेसिकली क्लेम करना है, तो बेसिकली उसको राहत देने के लिए इन जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ योजना या स्कीम बना सकती है। ये उसका राइट होता है, वो बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत बार बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज होते हैं, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि कौन से लॉ प्रीफर्ड किए जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल टू रिकवर द फंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल और अदर सोर्सेज। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या रूल बना सकती है कि जो भी पैसे हैं यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं क्लेम को फुलफिल करने का, चाहे वो ओनर फुल कर रहा हो या कोई और सोर्सेज से
हो रहा हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी फुल हो रही है, तो उससे रिकवर कैसे किया जाएगा, उसको डिसबर्स कैसे किया जाएगा, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है। तो सिंपली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो भी यहाँ पे क्लेम है वो सेटल हो जाना चाहिए 30 डेज के लिए, 30 डेज में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से रूल बना दी कि 30 डेज में चाहे ओनर पे करे, चाहे तो इंश्योरर पे करे, जिसको भी पे करना है वो पे करे, और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको रिपोर्ट 30 डेज में सौंपनी है, ताकि जो भी क्लेमेंट है उसको सफर ना करना पड़े ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे बस एक एग्जांपल बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइप के रूल्स बना सकती है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रूल बना रही है। टाइम टू टाइम ये सारी चीजें रेगुलेट होती रहती हैं, तो इस टाइप से रूल बनाती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत सारे जगह डिस्कस किया हुआ है, जो स्टैट्यूटरी लॉज आते हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम चीजों को मॉडिफाई करती रहती है। तो बेसिकली वो जो पावर लेते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पावर उनको कहां से मिलता है, वो बेसिकली इन्हीं सब सेक्शन से दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज सेक्शन 164B मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो इसकी भी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कहा था कि आपको एक मोटर व्हीकल फंड बनाना है। तो जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किया हिट एंड रन केस में, अगर वहां पे ट्रीटमेंट की बात हो रही है या फिर गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो इन सब की चीजों के लिए पैसे लगेंगे। ट्रामा सेंटर बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो उनके लिए पैसे लगेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक क्या करोगे, मोटर व्हीकल फंड बनाओगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसमें बेसिकली ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ये जो क्लॉज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन क्लॉज में वो सारी कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा, वो फंड कैसे क्रिएट किया जाएगा, और आगे भी ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि किसको किसको इस बेसिकली फंड से कंपनसेट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटमेंट के लिए कंपनसेशन की बात की गई है। कंपनसेशन अगर कोई मर जाता है 161 में तो उसकी बात की गई है। कंपनसेशन अगर सीवियर हर्ट हो जाता है तो कंपनसेशन ऑफ द पर्सन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा फंड मैनेजमेंट की बात की गई है कि फंड आपको बनाना है, कैसे बनाना है, फंड कैसे इरेज करना है, उसकी बात की गई है। किसको किसको इस फंड से कंपनसेट किया जाएगा उसकी बात की गई है। क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी फंड की उसकी बात की गई है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, आप इजीली इसको समझ पाओगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मोटर व्हीकल फंड बनाने की। नेक्स्ट जो इसका सब क्लॉज 4 है कि जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ये भी कौन डिफाइंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो बेसिकली जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हिट एंड रन केस में आपको अगर डेथ होती है तो 2 लाख रुपीज पे करना होगा, और बाकी जनरल केस में 5 लाख पे करना होगा। तो ये जो 2 लाख है ये डिफाइन करने की पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये आगे चल के 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेट विल डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी हमारे क्लॉज ए में सब सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है कि जो भी क्लेम होगा यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे क्लेम मोटर व्हीकल फंड से दिया जाता है और उसी के रिलेटेड आप क्लेम रिसीव करते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये जो क्लेम के पैसे दिए गए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के पैसे में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो सब सेक्शन 6 है आपका, ये जो फंड है इसको जो मैनेज करने वाली अथॉरिटी या एजेंसीज होंगी, बेसिकली उनके पास ये इंश्योरेंस के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसको कैसे मैनेज करना है, और बाकी सारी क्या क्या क्राइटेरिया या क्या क्या कैपेबिलिटी, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट जो सब सेक्शन 7 है, यहाँ पे अगेन वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि जो यहाँ पे फंड बनाया जाएगा उसका एनुअली स्टेटमेंट आएगा। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना कि ये जो मोटर व्हीकल फंड होता है इसको ऑडिट करने का काम कौन करता है, ये करते हैं सीएजी। सीएजी जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फंड, कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, कहाँ पे लगा है, क्या होता है, वो सारी ऑडिटिंग का काम कौन करती है, सीएजी करती है। तो यहाँ पे भी जो ऑडिटिंग का काम होगा वो सीएजी करेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि सीएजी चाहे तो किसी पर्सन को एथोराइज कर सकती है कि आप ऑडिट करो इन बिहाफ ऑफ द सीएजी। तो सीएजी किसी को अगर एथोराइज करती है तो उसके पास भी वो सारे प्रिविलेज, वो सारे राइट्स होंगे कि वो किसी भी अथॉरिटी से ऑडिट के कनेक्शन में कोई भी चीज डिमांड करेगी तो उस अथॉरिटी को देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट उसके पास भी सीएजी का पावर ही होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ऑडिटिंग कौन करती है, सीएजी करती है। जो सब सेक्शन 10 है, यहाँ पे जो भी ऑडिटिंग होगी चाहे वो सीएजी करे या फिर सीएजी द्वारा एथोराइज कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, कोई पर्सन करे, तो जो भी रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पार्लियामेंट में लेट डाउन करेगी, मतलब पार्लियामेंट में भी उसको रखा जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी चीजें हो वो फेयर हो, हमारे लोगों, देश के लोगों, पार्लियामेंट में रखने का मतलब क्या है, उस पर डिबेट होगी, लोगों को पता चलेगा, अगर किसी को लगता है तो वो क्वेश्चन मार्क कर सकता है। और सीएजी चूंकि ऑडिट कर रही है तो वहां पे जो कोई स्कैम होने के चांसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं।
जो भी स्कीम, जो भी मोटर व्हीकल फंड की यहाँ पे बात की गई है, जो भी हिट एंड रन केस के फंड की बात की गई है, उसके कंपनसेशन की बात की गई है, ये सारी चीजें जो भी मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 आ रहा है, इसके जस्ट बाद ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर दी जाएंगी, इसको एक्टिव माना जाएगा। इसके बाद जो भी एक्सीडेंट होता है उसको कंपनसेट किया जाएगा अंडर द सेक्शन 161। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 164C, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सभी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इंपावर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे रूल बना सकती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई और अगर पावर है उसको प्रेजुडिस किए बिना, मतलब उसको इफेक्ट डाले बिना बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इन सबसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल बना सकती है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड हो, उनके प्रीमियम से रिलेटेड हो, हम आगे भी पढ़े हैं लाइबिलिटीज से रिलेटेड हो 146 के रिलेटेड, या फिर कोई चेंजेज करने हैं जो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैटर हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आप इसको वन बाय वन करके रीड कर लेना कि किसके किसके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। सेक्शन 160 से रिलेटेड रूल बना सकती है, एनुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड रूल बना सकती है, आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड रूल बना सकती है, जो एप्लीकेशन रिप्लेसमेंट है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड, कस्टडी कैंसिलेशन, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड, जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंश्योरेंस और पर्सन व्हाट एवर दैट, जिन व्हीकल को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में आपने जो चीजें भी पढ़ी हैं उन सारे चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को एथराइज किया गया है, वो रूल बना सकते हैं। बाकी सारी चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, चाहे वो सेटलमेंट से रिलेटेड हो, मैक्सिमम मिनिमम प्रीमियम से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, किसी को एग्जाम्पशन या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो, एविडेंस से रिलेटेड हो, जैसे जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ा है, जो भी इंश्योरेंस, ये पूरा चैप्टर है जो भी हमने चीजें पढ़ा है सबसे रिलेटेड जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड रूल बना सकती है, चाहे वो फंड के रिकवरी, फंड का सेटलमेंट, फंड के ऑडिट, फंड के जो भी चीजें हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेक्शंस याद होने चाहिए। जो भी सेक्शंस हैं सब सेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है, उससे रिलेटेड अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहती है तो कर सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे रूल बना सकती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को बिना प्रेजुडिस किए हुए बाकी सारी चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी बची चीजों पे कौन रूल बनाएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल ऑफ द पर्पस टू कैरिंग ऑन द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 164C। तो 164C में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पॉइंट पे रूल बना सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल बना देगी, मगर गुजरात में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं उसको इंप्लीमेंट करने। उसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी को अपॉइंट करना, पुलिस को पावर देना, उसको एम्पावर करना, जो भी चीजें चाहिए उनको प्रोवाइड कराना, ये सारा किसका काम होता है कि ताकि जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको इफेक्टिवली कैरी आउट, रोल आउट किया जा सकते। तो उससे रिलेटेड जो पावर होता है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। बाकी देख रहे हो आप, सारा पावर किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बिना प्रेजुडिस किए हुए किसी भी, जैसे कि यहाँ पे ए मेंशन किया गया है कि जो हमारा सेक्शन 147 है जिसमें लाइबिलिटीज की बात की गई है बेसिकली, तो इंश्योरेंस कंपनी जो कवर नोट इशू करती है उससे रिलेटेड, तो ये जो एम्पावर किया गया है या कोई भी रूल में जो कहीं पे किसी इंश्योरेंस कंपनी को, क्लेम ट्रिब्यूनल को या किसी को एम्पावर किया गया है उसको बिना प्रेजुडिस किए हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा रूल बना सकती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए रूल बनाने के लिए एक्सेप्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। तो केवल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, बाकी सारा जो एम्पावरमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।